हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इधर अमृत के कॉल करने के बाद वीर विशाल को उसके नैनी के साथ घर में छोड़कर खुशहाली को लेने बाहर आया हुआ था। जब वीर की नज़र नशे में डूबी खुशहाली पर गई, जिसे देखते हुए वीर उसके पास आते बोला, खुशी। वीर की आवाज़ सुनकर खुशहाली उसकी तरफ देखते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए। वीर खुशहाली की बात पर उसके पकड़ते हुए, यहाँ से बाहर चलते हैं। इतना कहकर वीर जल्दी से बिल पे कर खुशहाली को अच्छे से होल्ड करते हुए क्लब से बाहर आ जाता है और उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल उसे गाड़ी में बैठाता है और जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद खुशहाली को सीट बेल्ट लगाकर अपनी गाड़ी घर की तरफ भगा देता है। खुशहाली बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। जब वीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था। खुशहाली वीर की बात सुनकर एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद, मुझे लगा तुम बिजी हो गए, जो अक्सर रहते हो, इसलिए फ़ोन नहीं किया। आई नो, तुम्हें अमृत ने बताया होगा। फिर खुशहाली की बात सुनकर अपना सिर हिलाते बोला, हाँ, अमृत ने मुझे फ़ोन किया था। तुम्हारा इस तरीके से खुद को टॉर्चर करना अच्छा नहीं है। खुशहाली वीर की बात सुनकर व्यंग भरी मुस्कान अपने होठों पर लाते हुए, क्या वीर, जब तुम मुझे मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हो तो क्या मैं फिजिकल खुद को टॉर्चर नहीं कर सकती? ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी मेरे साथ। यू नो व्हाट, तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिसे सुनकर वीर एक नज़र खुशहाली की तरफ देखने के बाद ड्राइविंग पर फोकस करते हुए, तुम नशे में हो। खुशहाली वीर की बात पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए, मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि चलो यार, ख़त्म करते हैं रिश्ता, जहाँ ना तुम खुश हो ना मैं। खुशहाली की बात सुनकर वीर अपना सिर नहीं में हिलाते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वीर की बात पर खुशहाली हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी जान लेनी है और तुम्हें और बर्बाद करना है मुझे। खुशहाली की बात सुनकर वीर गाड़ी साइड में रोकर उसकी तरफ देखते हुए, खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम सही कर रही हो। ख़त्म करते हैं ये सब झगड़ा और एक नई शुरुआत करते हैं। खुशहाली वीर की बात पर अपनी नशीली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, नई शुरुआत, लेकिन कैसे? वीर खुशहाली के सवाल पर उसके गाल पर हाथ रखते, हम यहीं मुंबई में रहेंगे। मैं बस हफ्ते में एक बार बनारस जाऊंगा और सारा काम वहां से निपटाकर वापस चलाऊंगा और पूरे 6 दिन तुम लोगों के साथ रहूंगा। खुशहाली वीर की बात पर उसे देख, तो तुम अपनी माँ को छोड़ रहे हो? वीर खुशहाली के सवाल पर अपना सर नहीं में हिलाते, नहीं, मैं अपने बेटे होने के सारे फर्ज निभाऊंगा, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगा। बाकी मैं यहाँ आकर अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहूँगा। प्लीज़ इससे ज़्यादा और झगड़ा नहीं, क्योंकि ज़्यादा झगड़ा रिश्ते को इतना खोखला कर देता है कि उसे बचाए रखने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वीर की बात सुनकर खुशहाली उसकी तरफ देखते हुए, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा नहीं दे सकती। जिसे सुनकर वीर अपना सर नहीं में हिलाकर, हमारे पास हमारा बेटा विशाल है, जो कि हमारा है, इसलिए तुम्हें और सोचने की जरूरत नहीं है। खुशहाली वीर की बात पर उसे तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, अचानक तुम्हारे पास इतना ज़्यादा दिमाग कहाँ से आ गया? वीर खुशहाली की बात पर उसे घूरते हुए बोला, मैं हमेशा से समझदार हूँ। खुशहाली वीर की बात पर उसके हाथ को अपने चेहरे से हटा मुंह बनाते हुए बोली, पता है, और विशाल कहाँ है? वीर खुशहाली का नॉर्मल होने पर कार स्टार्ट कर अपार्टमेंट की तरफ बढ़ाते हुए, नैनी के साथ है, तुमने डिनर किया? अगला दिन दोपहर का वक्त होटल के लिविंग हॉल के बीचों बीच बड़ा ही खूबसूरत सा मंडप सजा हुआ था, जिसमें करण सफ़ेद रंग की यूम शेरवानी पहने बैठा हुआ था और पंडित जी उससे कुछ विधि भी करवा रहे थे। और वहीं पर मीरा कशिश भी खड़े हुए थे और पूरी चावड़ा फैमिली भी खड़ी हुई थी। सभी लोग रेडी होकर नीचे आकर खड़े शादी देख रहे थे। प्रथा और चिराग भी वहाँ पर आए हुए थे। जब चिराग की नज़र महक पर गई, जो कि अव्यक्त को अपने गोद में पकड़े बैठी शादी देख रही थी, चिराग महक को देखते हुए खोस आ गया। जब उसके कान में प्रथा की आवाज़ गई, प्रथा की आवाज़ सुनकर चिराग अपने बगल में देखता है, जहाँ पर प्रथा नहीं थी, जिसे देखकर चिराग की आंखें छोटी हो गई, इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नज़र प्रथा पर गई, जो कि मृत्युंजय से बातें कर रही थी, प्रथा मृत्युंजय को बड़े प्यार से भरी नज़रों से देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर, मुझे ना आपसे कुछ कहना था। मृत्युंजय प्रथा की बात पर बिना किसी भाव के, व्हाट? प्रथा मृत्युंजय का यहाँ हल्का सा शर्माते हुए, मैंने ना आपको अपनी बीवी और बच्चे से प्यार करते हुए देखा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। मृत्युंजय प्रथा की बात सुनकर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होते हुए एक कदम पीछे होकर, एक्चुअली क्या है ना कि आप छोटी हो, इसलिए इस उम्र में अक्सर लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन फिलहाल आपको अपने हस्बैंड पर ध्यान देना चाहिए। मृत्युंजय की बात सुनकर प्रथा मुँह बनाते हुए, ये बात आपने गलत कही। ऐसी कौन से शास्त्र में लिखा है कि एक लड़की शादीशुदा होने के बाद क्रश नहीं रख सकती? मृत्युंजय प्रथा की बात पर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए, क्रश? प्रथा मृत्युंजय की बड़ी बड़ी नशीली आंखों को देखकर ब्लश करते हुए बोली, हाँ, मैंने आपको पहली नज़र में देखा था ना, तभी आपसे मेरे क्रश बन चुके थे, और जब मैं आपके बारे में जाना, पता नहीं क्यों आप अच्छे लगे।
मृत्युंजय प्रथा की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिला। तो मैं आपके हस्बैंड का भाई होता हूँ, पता है कि नहीं? मतलब मैं आपके जेठ जैसा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ चिराग से। मृत्युंजय की बात में प्रथा मुँह बनाते हुए, अरे जेठ को मारो गोली, मुझे तो आपसे फ्रेंडशिप करनी है, फिर मस्त गप्पे लड़ाएंगे, वैसे 1 मिनट। इतना कहकर प्रथा अपने बैग से एक छोटा सा डब्बा निकालकर मृत्युंजय की तरफ बढ़ा देती है। मृत्युंजय प्रथा के गिफ्ट को देखते हुए अपनी आंखें बड़ी करके बोला, ये क्या है? प्रथा मृत्युंजय के सवाल पर बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए, मैं कल अपने लिए शॉपिंग पर गई थी, जब मुझे ये टाई बहुत पसंद है तो मैंने इसे अपने लिए खरीद लिया। मृत्युंजय प्रथा के बाद अपना सिर जल्दी से नहीं में हिलाकर बोला, मुझे नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट बिल्कुल नहीं पसंद। प्रथा मृत्युंजय के नाक को सुनकर उसके हाथ को पकड़ लेती है तो मृत्युंजय की आंखें कोल्ड हो जाती है और वो उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, जिस पर प्रथा उसके हाथ पर बॉक्स रखते हुए कहती है, हमारे फ्रेंडशिप के नाम। प्रथा की बात सुनकर मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिलाकर बॉक्स उसके हाथ पर रखते हुए, मुझे नहीं चाहिए। प्रथा महक के बाद पर छोटा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लग, जब उसे अपने कंधों पर किसी की गर्म सांस महसूस है, जिन्हें महसूस करते हुए प्रथा एकदम से मुड़ कर पीछे देखती है तो चिराग उसे बहुत गंदी नज़र से घूर रहा था। चिराग के गुस्से भरी आंखों को देखते हुए प्रथा थोड़ी घबराकर चिराग से बोली, वो। चिराग प्रथा के बात को बीच में काट कर मृत्युंजय को देखते हुए, बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी से, तो मेरी बीवी से क्यों बात कर रहे हैं? मृत्युंजय चिराग के बात पर बिना किसी भाव को उसे देखते हुए, मैं भी, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बीवी से सवाल करना चाहिए। इतना कहकर मृत्युंजय चिराग को इग्नोर कर अपने भाइयों की तरफ चला जाता। चिराग जाते हुए मृत्युंजय को गुस्से से घूरकर गुस्से में प्रथा को घूरते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम? प्रथा चिराग के गुस्से भरी आवाज़ को उसे देखते हुए, मैं तो बस उनसे बात कर रही थी। चिराग प्रथा के बाद उसके हाथ की कस कर पकड़ते, तुम्हारे हाथ में ये बॉक्स, ये तो मेरे लिए था ना, तो तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आई हो? प्रथा चिराग के हाथ को अचानक पकड़ने पर उसकी तरफ हैरान आंखों से देख, मैंने कब कहा कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है? इसे तो मैं मृत्युंजय जी के लिए लेकर आई थी। चिराग प्रथा की बात सुनकर एक नज़र हो रही शादी को देखने के बाद प्रथा के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, चलो यहाँ से। इतना कहकर चिराग प्रथा को खींचते वहाँ से ले जाने लगा, जिसे देखते हुए शमशेर जी उनके सामने आते हुए चिराग से बोले, कत्थे जा रहे हो, बिया अभी हुआ कोनी? चिराग शमशेर जी के बाद अपने दांत पीसते हुए प्रथा की तरफ इशारा करके बोला, पोता चाहिए था ना आपको, उसी की प्लानिंग के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर चिराग प्रथा को खींचते हुए वेडिंग हॉल से बाहर ले जाता है और शमशेर जी हैरानी से जाते हुए चिराग को देखते रह जाते हैं। इधर मीरा बड़े गौर से शादी को देख रही थी, जब उसकी नज़र अपनी कॉलेज फ्रेंड सिया पर गई, जिसे देखते हुए मीरा की आंखें छोटी हो गई। वहीं सिया मीरा को देखकर मुस्कुराते उसके पास आकर बोली, हे मीरा, काफ़ी वक्त बाद तुमसे मुलाकात हुई। मीरा सिया के बाद उसकी तरफ देखते हुए, मेरी छोरो, तुम अपनी बताओ, हॉस्पिटल के बजाय यहाँ पर किसे पेशेंट बनाने आई हो? सिया मीरा के सवाल को सुनकर पूरे वेडिंग डेकोरेशन को दिखाते हुए, जिस वेडिंग प्लानर को बुक किया गया है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, बस इसलिए मैं यहाँ आ गई। वैसे तुम काफ़ी हॉट लग रही हो। मीरा सिया के बाद पर होठों पर नकली मुस्कान लेकर बोली, शायद तुम भूल चुकी हो कि मैं अपने टाइम पर यूनिवर्सिटी की ब्यूटी क्वीन थी, तो मेरी खूबसूरती कहाँ चली जाएगी शादी के बाद? वैसे तुम काफ़ी डर लग रही हो। सिया मीरा की बात सुनकर कुछ पल चुप रहने के बाद थोड़ी अकड़ कर बोली, हाँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बस इसलिए। वैसे सुधांशु कहीं नज़र नहीं आ रहा? सिया के मीरा से पूछने पर सुधांशु कहीं नज़र नहीं आ रहा। मीरा उसकी तरफ घूर कर देखते हुए, उसका मेरे घर के फंक्शन में क्या काम? मीरा की बात पर सिया हल्का सा मुस्कुराते हुए, मतलब तुम पहले की तरह अब फिर से सुधांशु में इंटरेस्टेड नहीं हो? सिया के बाद पर मीरा अपने दांत पीसते हुए, गरे मुर्दे उखाड़ना बंद करो सिया। जिसे सुनकर सिया अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लाते हुए बोले, तुम्हें पता है, मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ या तो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे मैं तुमसे क्यों मिली, या फिर तुम डर जाती हो? सिया की बात सुनकर मीरा अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, तुमसे डरे मेरी जूती, तुम जैसे लड़कियों को खुद की इज्जत नहीं होती, इसलिए तुम दूसरे की इज्जत उछालने में लगी रहती हो। मीरा के जवाब को सुनकर सिया के होठों पर मुस्कान गायब हो गई और वो मीरा को बुरी तरीके से घूरते हुए, तुम एक रईस की बेटी और टॉप 10 बिजनेस टाइकून की बहन होने पर बहुत घमंड दिखाती हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता गरीबी क्या होती है। मीरा सिया के बाद पर कुछ पल सोचने की एक्टिंग करने के बाद बोले, क्या सच में गरीबी इतनी बुरी होती है कि टैलेंट होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि सक्सेस पाने के लिए बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है? सिया मीरा के ताने को सुनते एक नज़र वहाँ पर खड़े सारे मेहमान को देखने और मीरा के कान में धीरे से, वो तो तुमने भी किया था अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल सुधांशु जैसे यूनिवर्सिटी क्रश को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। मीरा सिया के बाद उसे खुद से धकेल देती है, जिस पर सिया 2 कदम पीछे हो जाती है और एक वेटर जो कि सबको जूस बांट रहा था उसे टकरा जाती है और उस वेटर के हाथ से ट्रे छोड़कर नीचे गिर जाती है, जिस कारण सब लोग ध्यान मीरा से और सिया की तरफ चला जाता है। जिसे देखते हुए कशिश, जो कि राशि को पकड़ कर खड़ा हुआ था, मीरा के पास अगर क्या हुआ?
मीरा कशिश को देखकर एक नज़र थोड़ी घबराहट और गुस्से भरी आंखों से सिया को देखने के बाद कशिश की तरफ देख अपना सिर नहीं में हिलाकर कुछ भी तो नहीं, शादी पूरी हो गई। ये कहते हुए मीरा सारणी की तरह इशारा कर देती है जहाँ करण नित्या को सिंदूरदान कर रहा था और नित्या की आंखों में आंसू आ रहे थे। वहीं मीरा के इशारे पर कशिश नित्या और करण की तरफ देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, जिसे देखते हुए मीरा कशिश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहते, ये एक दिन होना ही था कशिश, रोना बंद कीजिए। कशिश मीरा के बात पर अपने आंखें के कोने को साफ करके अपना सिर हिला देता है। जब पंडित जी करण को मंगलसूत्र पहनने के लिए कहते हैं, जिस पर करण थाली से उठकर नित्या को मंगलसूत्र पहनाता है और सभी लोग उन पर फूल फेंकते हैं। करण नित्या के गले में मंगलसूत्र पहनाते उसके कान में धीरे से वादे इरादे शब्द नहीं करके इस अग्नि के साथ फेरे लेकर तुम्हें अपना बनाया है, मौका दिया था तुमने मुझे, एक बार तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपना प्यार साबित करके दिखाया है। ये कहते हुए करण नित्या के माला पे हल्का सा किस कर लेता है और उससे दूर होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठ जाता है। नित्या करण की बातों को सुनते हुए किसी से चकते हुए उसकी तरफ देखने के बाद चुपचाप अग्नि को देखने लगती। इधर मृत्युंजय को अपने शेरवानी में खींच महसूस हो रही थी, जिसे देखते हुए महक उसके पास आकर उसकी मदद करने लगी, जिस पर मृत्युंजय उसके हाथ को झटकते हुए बोला, डोंट टच मी। ये देखकर महक मृत्युंजय को कुछ कहने लगी, जिसमें मृत्युंजय उसकी बात को बीच में काट, डोंट टॉक टू मी। मृत्युंजय के गुस्से को देखते हुए महक उसके हाथ को कसकर पकड़ उसे खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाते हैं और मृत्युंजय जानबूझकर उसके साथ साथ चला आता है। एकांश जहाँ निर्जला की गोद में था, वही अवैध शिवांश के साथ बैठा शादी को घूरे जा रहा था। इधर महक मृत्युंजय को कमरे में लाकर दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए बोले, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मृत्युंजय महक की बात पर उसे 1 मिनट घूरने के बाद अपनी नज़रें फिर लेता है, जिसे देखकर महक उसके सामने जाकर उसके चेहरे को पकड़ कर कहती, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करते हुए, क्यों ना करूँ इग्नोर, मैं तो करूँगा, मुझे झूठे से नफरत है और इसलिए मैं जो करता हूँ बिना रिग्रेट के करता हूँ, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। महक मृत्युंजय की छोटी छोटी आंखों को देखते हुए, मैं कह रही हूँ ना, वो निशान गलती से। मृत्युंजय महक के बात को बीच में कर उसे उंगली दिखाते हुए चिल्ला कर बोला, शट अप, मुझसे झूठ बोलती है। महक मृत्युंजय को चिल्लाने पर डर से रो पड़ती है, जिसे रोता हुआ देखकर मृत्युंजय चीढ़ते हुए कहता है, महक गलती करके रोना बंद करो। जिसे सुनकर महक नम आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखने लगी, जिसे देखकर मृत्युंजय उसे बाजू से पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। तो महक उसे अच्छे से गले लगाते हुए कहती है, आप गुस्सा करते हो इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताती। महक के बाद तो मृत्युंजय सर नीचे करके उसे देखते हुए उसके बालों को कसकर मुट्ठी में पीछे की तरफ खींचता है तो महक का चेहरा ऊपर हो जाता है और वो महक को घूरने लगता है। महक मृत्युंजय के घूरते हुई आंखों को देखते हुए धीरे से बोली, कल जब आप लोग ज्वेलरी शॉप गए थे, मैं नित्या का तोहफा माही के कमरे में लेने गई थी, जहाँ पर आरोही ने मुझे माही समझकर मारने की कोशिश की। बस उसी लड़ाई झगड़े में मेरे गले और निशान रह गए थे। जिसे सुनकर मृत्युंजय 2 मिनट महक को घूरने के बाद उसे खुद से दूर कमरे से बाहर जाने लगा, जिसे देखकर महक जल्दी से उसके पास जाकर उसे पकड़, मृत्युंजय प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मृत्युंजय महक को खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोला, तुम चुप रहो, उस पागल की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की, मैं उसे जान से मार दूंगा। महक मृत्युंजय के गुस्से पर उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए धीरे से बोली, प्लीज़ मृत्युंजय, आरोही की मानसिक हालत ठीक नहीं, इसलिए वो कुछ भी कर सही है। मृत्युंजय महक के बाद उसके हाथ को अपने बाजू से हटा उसके गाल को कसकर पकड़ते हुए बोला, मेरी मानसिक हालत भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं अपने लोगों के साथ जाति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हें पहले अपने पागलपंती को संभालना चाहिए, उसके बाद किसी और के बारे में सोचना चाहिए। कहते हुए मृत्युंजय महक को छोड़ देता और गुस्से से अपने शेरवानी का स्लीव ऊपर करते हुए कमरे से बाहर चला आता है। महक हताश भरी आंखों से जाते हुए मृत्युंजय को देखकर खुद से बोले, क्या करूं मैं इस आदमी का, बिल्कुल एंग्री बर्ड है। इतना कहते हुए महक मन में खुद को ही कोसते हुए कमरे से बाहर चली तो देखते ही शादी संपन्न हो चुकी थी। नित्या और करण सबसे आशीर्वाद ले रहे थे, जिसे देखते हुए महक चुपचाप नीचे आ जाती है और मृत्युंजय की तरफ देखती है, जो कि लगातार आरोही को घूरे जा रहा, जिसे देखते हुए चुपचाप मृत्युंजय के पास आकर बोले, मृत्युंजय महक के बात को बीच में काट कर उसे घूरते हुए बोला, कीप योर फकिंग माउथ शट, मेरा दिमाग का पूरा पारा गर्म है, इससे पहले कि मैं किसी और का गुस्सा तुम पर उतार दूं, तुम साइड हो जाओ। यह सुनकर महक मृत्युंजय की तरफ हताश नजरों से देख, और वही बहुत ज़्यादा अकेली है, इसलिए अकेली है तो क्या किसी और को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, और तुम मेरे सामने ज़्यादा किसी डेली शॉप की हीरोइन बनने की कोशिश मत करो। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर दांत पीसते हुए कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।